और आज जैसे कि हमने आपको बताया कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब जुड़ चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, सबसे पहले आपको बधाई कि मोदी सरकार के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। कितनी कामयाबी आप लोगों की अभी तक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो 2 साल रहे हैं, ये 2 साल अगर आप देखें तो संकटों के साल रहे हैं, संकल्प के साल रहे हैं और समाधान के साल। संकट, संकल्प और समाधान से भरपूर चुनौतियां रही हैं और उन चुनौतियों पर देश के लोगों के आशीर्वाद से, देश के लोगों के मजबूत और दृढ़ संकल्प से हम सफलता की तरफ बढ़े हैं। और आज जो है वो आपने देखा होगा कि इसी दौरान कई तरह के संकट इन 2 सालों के में देश के सामने आए, सरकार के सामने आए, लोगों के सामने आए और हर संकट पर मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते हम विजय के रास्ते पे निकले हैं, विजय के रास्ते पे बढ़े हैं। कोरोना 1 भी आया, कोरोना 2 आपने देखा चल रहा है, जो कि आखिरी एक तरह से हम चरण में कह सकते हैं कि उसकी जो मारक क्षमता है, जो लोगों को कहीं ना कहीं हलाकान करने वाली क्षमता है, वो कमज़ोर हुई है। और आने वाले दिनों में हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हमारे देश के लोगों के संयम, संकल्प, सावधानी से हम इस पर भी इसको भी शिकस्त देंगे और विजय हासिल करेंगे। ये तो बात होगी चुनौतियों की, और जाहिर सी बात है इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है मोदी सरकार के सामने इससे पार पाना, जो मौजूदा हालात देश के हैं। लेकिन पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में अब तक सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मान रही बीजेपी? देखिए, कई चीजें हैं। मैंने इसीलिए कहा कि संकट भी था, संकल्प भी था, समाधान भी था। और अगर आप देखें तो इस जिसे आप मोदी जी के कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल के रूप में आप देखते हैं, तो अभी तो कार्यकाल जो है वो हमारा 3 वर्ष और है। लेकिन हम इन 2 वर्षों में भी बहुत ही विश्वास के साथ और बहुत ही एतमाद के साथ इस बात को कह सकते हैं कि जो जनता ने जनादेश दिया था, उस जनादेश की कसौटी पे हम खरे उतरने की हमने कोशिश पूरी की है। और 5 सालों में हमारे हिसाब किताब का हमारा हिसाब किताब और लेखा जोखा जनता कर लेगी। एक चीज। दूसरी चीज ये कि इस वक्त जो है वो अगर आप 2 सालों में हम बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं, तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम इन 7 सालों में और इन 2 सालों में एक स्टेबल सरकार और एक स्टेबल के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार देने में हम सफल हुए हैं। इससे पहले जो माहौल था, जिसको कि आप देखते थे कि हर तरफ जो है उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। तो यहाँ पर जो है वो एक सुशासन और विकास को समर्पित सरकार रही है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि आपको मालूम है कि सदियों पुराना राम जन्मभूमि का एक बहुत बड़ा, जिसे कभी विवाद कहा जाता था, कभी जो है वो एक ऐसा पेंडिंग मुद्दा था जो कि हर वक्त जो है वो समाज में कहीं ना कहीं टकराव और बिखराव का माहौल बनाता था। उसका समाधान हुआ, और वो समाधान ही नहीं हुआ बल्कि जो है वो दोनों समुदायों ने उसका स्वागत भी किया, सम्मान भी किया और स्वीकार भी किया। उसके अलावा जो है वो अगर आप सीए की बात करें तो सीए को लेकर के भी तमाम तरह के कंफ्यूजन, तमाम तरह के कॉन्स्पिरेसीज हुई। लेकिन जो है वो जो ये हमारे 3 देश हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उनके जो पीड़ित प्रताड़ित नागरिक हैं, उनको हम न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि भारत को तो मानवता का समुद्र कहते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि भारत मानवता का समुद्र है। तो अगर यहाँ से मानवता की अलग नहीं जगेगी तो कहाँ से जगेगी। उसके अलावा जो है वो कई ऐसे कृषि कानून है। अब कृषि कानून, भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में देखा जाता है, देखा जाता रहा है। मोदी जी ने कृषि प्रधान देश के साथ साथ कृषक प्रधान देश बनाने के संकल्प के साथ किसानों के कृषि का जिक्र कर रहे हैं नकवी साहब, आप कृषि का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ एक चीज, एक सवाल में जी, किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? नहीं लगता कि किसान आंदोलन तो जैसे गले की हड्डी बन चुका है?
नहीं, देखिए क्या है, आप अगर जो है वो कुछ नहीं करेंगे तो आप या किसी भी तरह के रिफॉर्म के या सुधार के काम नहीं करेंगे तो आपका कोई विरोध नहीं होगा, किसी तरह का जो है वो मुखालफत नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो है वो कुछ करेंगे तो नेचुरली जो है वो कुछ लोगों को इसका को मुखालफत करने की जो आदत है वो होगी, एक या उसकी विरोध करेंगे। लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, किसानों के एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण के संकल्प के साथ ये बिल लाई है और ये बिल वापस नहीं होने वाला है। ये बिल जो है वो किसानों के हितों में है। जी, सवाल इसीलिए उठता है, देखिए किसान के हित की बात आप कर रहे हैं, किसान के हित की बात आप कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए ये बिल लेकर आए हैं, सरकार का ये दावा है। लेकिन 6 महीने का वक्त गुजर चुका है, किसान ऐसे वक्त में जहां पर भीड़ नहीं लगनी चाहिए अभी भी सड़कों पर बैठने को मजबूर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं उस आंदोलन में शामिल। तो सर 6 महीने का वक्त बहुत लंबा होता है, नहीं लगता कि 6 महीने में भी हम अपनी बात या हम उनका फायदा उन तक पहुंचाने में कमी कहां रह रही है? क्यों हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहे कि इसमें आप ही का फायदा है, उन्हें अपना फायदा नजर क्यों नहीं आ रहा? किस चीज की कमी इस बीच में आप देख रहे हैं? देखिए पहली बात ये है कि जो लोग भी बेचारे बैठे हुए हैं, मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि वो किसान नहीं है या वो नहीं किसानों से संबंध नहीं रखते, होंगे किसान। लेकिन जो लोग इतने बैठे हुए हैं ये देश के किसान ही, यही देश के किसान नहीं है। पहली बात एक चीज समझना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने जो 3 चीजें कही थी, कहा था कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी को जो है वो सरकार खत्म करना चाहती है। सरकार ने गारंटी दे दी कि एमएसपी थी, है और रहेगी। और इस दौरान एमएसपी से रिकॉर्ड खरीद हुई है, ये बात वो लोग भी जानते हैं जो लोग कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये कि उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन असुरक्षित हो जाएगी। सरकार ने कहा कि ये गारंटी हम देते हैं, किसानों की जमीन बिल्कुल सुरक्षित है, किसानों की थी, किसानों की है और किसानों की रहेगी। अब उसको उन्होंने कहा मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियां खत्म नहीं हुई। फिर अब नई कोई और कानून, कोई और नया जो है वो शगुफा लेकर आए होंगे। तो मुझे क्या लगता है कि संसद ने जो कानून बनाया है वो संसद का कानून लागू हो चुका है और इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कंट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है। और इस वक्त सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया, टॉक का। ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से धारा 370 खत्म हुई उसे लेकर के विरोधी जो राजनीतिक विरोधी कांग्रेस थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल कर खड़े होने का मौका तक नहीं दिया उन लोगों को। इसके अलावा दूसरी बात यह कि 2 साल का जिक्र हमने किया, लेकिन अगर 7 साल की मैं बात करूं यहाँ पर नकवी साहब, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे 7 साल का वक्त हो चुका है, 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपने ताजा दौर की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। इससे आप भी वाकिफ है, हम भी वाकिफ है, क्योंकि जो देश में हालात है उसके लिए हर कोई जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी को ठहरा रहा है, प्रधानमंत्री को ठहरा रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है, आप मेरी जरा लाइन पर गौर कीजिएगा, ऐसा पहली बार हो रहा है जब काफी संख्या में मोदी और बीजेपी समर्थक आंख मूंदकर सपोर्ट करने से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे आप कैसे देख रहे हैं? इन 7 साल के पूरे कार्यकाल पर नजर डालें तो। देखिए, मैं 7 साल का, आप पहली बात तो आप इस दौरान की बात कर रही है, जो 1 साल के अंदर कोविड 1 कोविड 2 की बात कर रही हैं आप ना। देखिए एक बात आप समझिए, एक बात समझना होगा, एक बहुत ही चुनौती का समय है, बहुत संकट का समय है और इसमें जो है वो कोई धर्म, जाति, पार्टी देख करके इस कोविड का प्रभाव नहीं पड़ा है। सभी लोग और सभी के इर्द गिर्द के लोग, आसपास के लोग, परिवार के लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें हमें किसी को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक बहुत संकट और एक बहुत दुख का समय है और इस संकट के समय में सरकार के प्रति आक्रोश होना स्वाभाविक है। इसमें किसी तरह का कोई अगर कहे कि सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं है तो हम बिल्कुल गलत बोलते हैं। सरकार की तरफ के प्रति आक्रोश होना स्वाभाविक है। आक्रोश इसलिए भी है, ठीक है, आक्रोश इसलिए भी है नकवी साहब, दरअसल लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार की लॉकडाउन की पॉलिसी जो थी वो समझ से परे रही, क्योंकि पहली बार ऐसे लागू कर दिया कि पूरे देश मुश्किल में पड़ गया और जब दूसरी बार पूरा देश मुश्किल से जूझ रहा था तो केंद्र सरकार ने राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर खुद के हाथ खींच लिए।
देखिए, पहली बात एक बात है कि इस सरकार की जब कोविड 2 हुआ तो जो सबसे बड़ी चुनौती थी जिस वक्त की कहा गया कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। पहली बात तो एक चीज आप समझिए, जब कोविड 1 आया था तो क्या था जी। कोविड 1 आया था तो ना हमारे पास जो है वो कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स थे, न बेड्स थे, न टेस्टिंग का किसी तरह का इंतजाम था, न व्यवस्था थी, न टेस्टिंग के जो है लैब्स थे। उसके साथ साथ वैक्सीन थी नहीं, आप जानते हैं। पीपीटी किट हम विदेश से लाते थे, वेंटिलेटर हम विदेश से लाते थे, सभी चीजें थी। इस दौरान 1 सालों में हमने जो है वो इन तमाम जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसके प्रति पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया और उसका नतीजा रहा कि हम स्वास्थ्य की सुविधाओं और संसाधनों से भरपूर इस लड़ाई को लड़े और जिसका नतीजा है कि आज अगर 1 महीने का ये दौर देखें आप तो ये बहुत चुनौतियां आई, बहुत तकलीफ आई। एक चुनौती का और जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी जी, नकवी साहब, वो है सोशल मीडिया। आपको याद होगा 1918 का, ठीक है, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं क्योंकि ये भी इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। व्हाट्सएप का जो मसला चला है वो भी कि आपसी निजता का सवाल है कि राजनीति का सवाल है। नकवी जी, सोशल मीडिया के नए लॉ को लेकर अफवाह और भी कई तरह की बातें उस पर कही जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या नए आईटी लॉ लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाने का हथियार है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोगों की निजता, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार, लोगों के संवैधानिक अधिकार और पूरी तरह से सुरक्षित है। इस पर किसी तरह का कोई अंकुश न था, न है, न लगेगा। इस सरकार में बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, जो सोशल मीडिया की बात आप कर रही हैं, हमारे देश में कई लोगों का तर्क होता है जो विदेश की सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स हैं, कहते हैं साहब हम जो है वो विदेश के हैं, हमारे ऊपर देश का कानून लागू नहीं होता। अरे भैया, हमारे देश में आप कमाई कर रहे हो, हमारे देश में जो है वो आप जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चला रहे हो और कहते हो कानून जो है वो आपका अमेरिका और लंदन का लागू होगा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, सही बात है, यहाँ रह रहे हो आप तो यही इसी देश के कानून को आपको मानना होगा, उसको आपको फॉलो करना होगा। आपने ये बात सही कही, लेकिन एक चीज और यहाँ पर कही जा रही है नकवी साहब, बिल्कुल मानना पड़ेगा, फॉलो करना। और इसमें एक बात और यहाँ पर कही जा रही है कि 2014 से पहले सोशल मीडिया बीजेपी को बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ तक कि 2019 आते आते तक भी सोशल मीडिया बीजेपी को बहुत अच्छी लगती थी और उस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न जाने कितनी बाइट्स आई हैं सोशल मीडिया को लेकर कि यही एकमात्र सहारा है, यही एकमात्र वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आदमी को बोलने की आजादी होती है, जहां पर वो अपने दिल की हर बात रख सकता है। लेकिन अब क्योंकि कुछ आकर के, भले चाहे मैं कांग्रेस की टूल किट की बात करूं, समित पात्रा साहब की बात करूं, कुछ मसले मिसाइल ऐसे हो गए जिसकी वजह से वही सोशल मीडिया जो पहले बहुत भाती थी अब वो अखड़ने लगी है। क्या इसके पीछे ये वजह मानी जाए? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल नहीं अखड़ रही है। आप एक बात ये बताइए कि मुझे याद है 2013 में पार्लियामेंट में एक डिबेट हुई थी, हम तो विपक्ष में थे उस समय जी, और उस समय कांग्रेस पार्टी, न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ही बात कही थी कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से एंटी सोशल एक्टिविटी और एंटी नेशनल एक्टिविटीज की भरमार है वो चिंता का विषय है और इस संबंध में कोई व्यवस्था और कोई कानून बनना ही चाहिए जी। और उस कानून को, जो कानून के जो है वो दायरे में चाहे देशी हो और चाहे विदेशी हो, उनको लाना चाहिए। उस समय भी चर्चा हुई थी और बहुत सभी पूरी पार्लियामेंट ने, हमने भी समर्थन किया था और भी सभी लोगों ने समर्थन किया था। खैर धीरे धीरे व्यवस्था बनी। कुछ जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने मान लिया, कुछ ने नहीं माना, वो भी मानेंगे। अगर उन्हें देश में जो है वो, भाई वो तो व्यापार कर रहे हैं ना, वो कोई जो है यहाँ पर धर्मशाला या चैरिटी शो नहीं कर रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। और कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन अगर आपके देश में व्यापार कर रहा है तो आपके देश के कानूनों के साथ बंधा हुआ है। बिल्कुल, हमारे देश का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में, चाइना में जाएगा तो वहां के कानून और उससे भी बड़ी बात यह है, उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आपको व्यापार करना है तो आपको सारे देशों के साथ नियम एक साथ रखने होंगे। ये नहीं कि व्हाट्सएप के नियम अमेरिका के लिए कुछ और होंगे, भारत के लिए उन्हीं नियमों को लागू करने में उसको आपत्ति हो जाएगी। आपको नियम अपने सबके साथ बराबर रखने होंगे, एक जैसे रखने होंगे, जिसकी मांग भारत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। एक बार फिर से एनडीए के 7 साल पूरे होने पर आपको, आपकी पूरी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज की तरफ से। तो आइए अब एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।